इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें देख चुके हैं. दैट इज व्हाट इज सेड इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में भी देखेंगे. तो एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट. नाउ लेट अस स्लाइटली वायलेट द लॉ. इफ एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, तो क्या होगा? Obviously, as per the law, the center of mass will not remain at rest. It will move. किधर मूव करेगा? सोचो कोई बॉडी रेस्ट में, उसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया, तो बॉडी किधर जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और परपेंडिकुलर टू द फोर्स. ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. कोई बॉडी रेस्ट में, उसके ऊपर फोर्स आएगा तो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना? बस यही चीज को थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट में हम लोग देखेंगे. इफ एन एक्सटर्नल फोर्स acts on a body or system of masses at rest, then center of mass moves in direction of the external force. सेंटर मास मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. सिंपल सा चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है. सबको फीलिंग में भी आता है ये चीज, है कि नहीं? कोई बॉडी रेस्ट में, फोर्स आया तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास विल मूव. मतलब सपोज यहाँ पे कोई एक डंडा पड़ा है ऐसे, एंड यू पुश इट हियर. आप देखोगे कि डंडा ऐसे नहीं जाने वाला, कुछ घूम जाएगा, कुछ होगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास का मोशन हरदम इस डायरेक्शन में होगा. सेंटर ऑफ मास विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब ये घूम जाएगा, घूमते हुए शायद हो सकता है कि ऐसे करके जाएगा, कुछ करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास विल स्ट्रेट वे मूव लाइक दिस. क्या हुआ? अरे खुल जा. समझ में आया क्या? सेंटर ऑफ मास विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. क्या बात समझ में आया? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ. सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक डंडा रखा है. थोड़ा ध्यान से देखो. दिस इज ऑल्सो ओल्ड IIT-JEE क्वेश्चंस. ये कोई एक डंडा है. अब इस डंडे को मैं ऐसे कर लिया, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कोई एक स्मूथ फ्लोर है, स्मूथ फ्लोर, और चलो मानते हैं कि इस डंडे को हमने ऐसे बांध दिया है यहाँ पर, तो डंडा रेस्ट में है. दिस डंडा इज एट रेस्ट. इसका लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, म्यू 0 है, देयर इज नो फ्रिक्शन. फ्रिक्शन तो हम लोग पढ़े हैं ना, देयर इज नो फ्रिक्शन. क्लियर? अब अगर हम ये थ्रेड को काट देंगे, डंडा गिरेगा. तो क्या आपको लगता है कि सीधा ऐसे ही गिर जाएगा, कि लोअर एंड जहां था वही रहेगा, कि आगे की तरफ फिसल जाएगा, कि पीछे की तरफ फिसल जाएगा? पीछे की तरफ फिसल जाएगा. क्वेश्चन है कि कितना फिसलेगा, कितना दूर ये फिसल जाएगा पीछे की तरफ. क्वेश्चन समझ में आ गया? सबको फीलिंग में आ रहा है कि इसको काट देंगे तो ये गिरेगा, तो पिछले ये लोअर पार्ट जो है पीछे की तरफ फिसल जाएगा. क्वेश्चन है कितना फिसलेगा. समझ में आया? लेट अस फर्स्ट राइट द क्वेश्चन. In figure shown, the thread at P was cut. Find by what distance the lower end of thread, lower end of rod slips on the smooth floor. क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया तभी बनेगा. ये समझ में आया कि पक्का ये फिसलेगा. क्वेश्चन ये कि कितना फिसलेगा, हाउ मच. लॉजिक ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा. अगर एक्सटर्नल फोर्स आया तो
तो फिर तो सेंटर ऑफ मास विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। वेल इट इज एट रेस्ट, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहाँ पर कोई एक टेंशन होगा और यहाँ पर कोई एक वेट होगा, ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। रिजल्टेंट ऑफ दिस प्रोसेस इज जीरो, इसलिए रेस्ट में था, है कि नहीं। थ्रेड को काट दिए, वेट तो वही रहेगा, वेट नहीं बदलेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन में शायद कुछ बदलाव आएगा। जब जैसे थ्रेड को काट दिया, अब ये गिरेगा। गिरेगा का मतलब क्या आपको पता चल रहा है, mg ज्यादा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा? mg। मतलब जब तक ये रखा हुआ था तो ठीक था, जैसे इसको काट दिए गिरने लगा, गिरने लगा मतलब mg ज्यादा है, नहीं तो गिरता क्यों? अगर n ज्यादा होता तो ऊपर चले जाता। और बेसिकली सोचो कि जब से गिरेगा तो उसका एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो स्यूडो फोर्स होगा, किधर को होगा? दैट स्यूडो फोर्स प्लस n विल बी इक्वल टू mg, मतलब mg इज मोर देन n। आइदर वे यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग। क्या बात समझ में आ रहा है? अब काटने के बाद ये गिरेगा, क्यों गिरेगा? बिकॉज सम एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग। व्हाट आर दोज एक्सटर्नल फोर्सेस? mg एंड n, देयर इज नो फ्रिक्शन। दो ठो वर्टिकल फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स के चलते ये गिरेगा, है कि नहीं। ढेर सारे वर्टिकल फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स भी तो वर्टिकल ही होगा, है कि नहीं। अगर सारे फोर्सेस वर्टिकल हैं, उनका रिजल्टेंट भी तो वर्टिकल ही होगा, तो mg और n का जो रिजल्टेंट होगा वो वर्टिकल ही होगा। मतलब द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस आफ्टर कटिंग द थ्रेड, after cutting the thread, the net vertical force on the bar is, net force on the bar is vertical। अब सेंटर मास चलना शुरू करेगा, किधर? वर्टिकली डाउन। Are you getting? अब क्या होगा? सेंटर ऑफ मास विल स्टार्ट मूविंग डाउन। कैसे? सीधे गिरेगा कहाँ? यहाँ पे। सेंटर ऑफ मास विल स्ट्राइक हियर। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गिरेगा का मतलब हुआ, थोड़ा हम कहेंगे कि ये बार का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गिरेगा। थोड़ा इसको घुमा के लाइन पे ले आते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे गिरेगा, गिरेगा ना, ये सेंटर ऑफ मास। तो कितना फिसल गया ये x पता करना है। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये इतना फिसलेगा। अच्छा, अब पहले ये डिस्टेंस क्या था? यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था? अभी यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है? L/2। ये L/2 है कि नहीं? जबकि पहले ये डिस्टेंस क्या था? ये L/2 cos थीटा। तो कितना फिसल गया? L/2 माइनस L/2 cos थीटा। क्या बात समझ में आया? दूसरे तरीके से करोगे काफी लंबा हो जाएगा। यू हैव टू मेक यूज ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स कांस्टेंट एंड ऑल दैट विथ न्यूटन्स लॉ। देखो कितना इजीली बन गया, समझ में आया? तो लिखेंगे थोड़ा हम, क्योंकि अभी तो समझ में आ गया, बाद में हो सकता है समझ में नहीं आएगा, तो लिख लेंगे। आफ्टर कटिंग द थ्रेड at P, the rod falls, or the rod falls under action of vertical forces। कौन कौन? mg and n। So center of mass moves vertically down। क्या बात समझ में आया? ये सेंटर ऑफ मास था C में, अब आ गया C' में। डिस्टेंस AC होता है कि CE होता है? स्वेप्ट बाय लोअर एंड इज इक्वल टू L/2 माइनस L/2 cos थीटा। समझ में?
ये बात कभी तुम लोग एक्सपीरियंस किए हो कि मान लो कहीं स्मूथ सरफेस में पानी गिरा हुआ है, सोप सॉल्यूशन गिरा हुआ है, अब खड़े थे, पाँव फिसल गया, कैसे गिरते हो? पाँव तो फिसल गया, नहीं हो सकता है सर भी पीछे लगेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास वो सीधा धुम करके नीचे गिरेगा। फिर क्यों नहीं क्यों? पाँव फिसल जाएगा, बट योर सेंटर ऑफ मास विल स्ट्रेट वे गो डाउन एंड विल फॉल स्ट्रेट वे डाउन। समझ में आया? तो ये कितना मूव करेगा? अच्छा, ये क्वेश्चन आया था कैसे? ये बार मेडिकल एंट्रेंस में आया था। कैसे क्वेश्चन आया था? एक डंडा है, ये डंडे को ऐसे एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा गया है, यूनिफॉर्म डंडा है, डंडा इज यूनिफॉर्म डंडा है और इसका लेंथ L है, इट इज स्टैंडिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस। इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिए, तो गिर गया तो लोरेंट कितना फिसलेगा? L/2। मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन है, समझ में आया? आर यू गेटिंग? चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं सोचने के लिए, क्या आप कर सकते हो? सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे एक वेज रखा हुआ है, ये भी यही एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग अभी कर लोगे मुझे लगता है। यहाँ पर एक छोटा सा मास रखा है, ये मास है यहाँ पे, और दिया ये है कि ये जो डंडा है, जय हिंद वाला कहना चाहता है, ये ऐसा है, डाटा दिया गया है कि ये मास m है और ये मास 4m है सपोज, और ये डिस्टेंस भी दिया गया है, ये डिस्टेंस दिया है 6 मीटर, ठीक है, बाकी कुछ नहीं दिया। क्या दिया? फ्लोर इज स्मूथ, और यहाँ पे मान लो नेगलेक्ट फ्रिक्शन एट ऑल कॉन्टैक्ट्स लिख देते हैं। नेगलेक्ट फ्रिक्शन एट ऑल कॉन्टैक्ट्स, सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट में फ्रिक्शन को आप इग्नोर करिए। डिफिकल्ट लग रहा है कि समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, मैं धीरे धीरे से ले रहा हूँ। नेगलेक्ट फ्रिक्शन एट ऑल कॉन्टैक्ट्स, हर जगह फ्रिक्शन को आप इग्नोर करिए। कर दी? अब चलो मानते हैं कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ m as it reaches bottom। क्या मेरी क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये फिसलेगा नीचे, जब तक ये नीचे पहुंचेगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? सिंपल सा चीज है, अगर मैं इसको पकड़ के रखता हूँ, ये वेज को आई डोंट अलाउ इट टू मूव, पकड़ के रखता हूँ तो ये फिसलेगा, तो यहाँ पे पहुंचेगा। हॉरिजॉन्टली कितना गया? 6 मीटर, खत्म कहानी। लेकिन अगर इसको पकड़ के नहीं रखा हूँ, स्मूथ है, और ये नीचे आने लगा, जब ये नीचे आने लगा, रास्ता भर हर जगह ये ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा नहीं लगाएगा? एंड फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब ब्लॉक भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ऐसे लगाया नहीं लगाएगा? ये जो फोर्स है इसका 2 कंपोनेंट है, ऐसा भी है और ऐसा भी है। ये कंपोनेंट इसको प्रेस करने की कोशिश करेगा, ये पुश करने की कोशिश करेगा, तो ये फिसलने लगेगा। आर यू गेटिंग? कभी देखे होगे किसी साबुन के ऊपर आपका पाँव गिर गया तो पिचक के निकल जाता है कि नहीं हो? क्यों? बिकॉज ए कंपोनेंट ऑफ योर नॉर्मल फोर्स इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसको फेंक देगा इधर को, भगाएगा इसको। तो जैसे ये ब्लॉक नीचे आएगा ये इधर को फिसलेगा। ये अगर छोटा सा ब्लॉक होगा तो ये फोर्स विल बी वेरी स्मॉल। अगर मान लो कि ये भी 10 mm है तो जोर से भगाएगा इसको, है कि नहीं? लेकिन भगाएगा ही तय है। इसका मतलब जब तक ये नीचे पहुंचेगा ये वेज यहाँ पे नहीं होगा, किधर होगा? टू द राइट और टू द लेफ्ट को होगा, तो ब्लॉक यहाँ पे नहीं उतरेगा कहीं दूसरी जगह, है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर होगा कि उससे ज्यादा होगा कि कम होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? गॉट इट? कितना होगा वो डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, ठीक है। हम लोग तो सिर्फ न्यूटन्स लॉ जानते हैं, अभी तक और कुछ मालूम है ही नहीं। वैसे फिजिक्स फास्ट है, बहुत कुछ तरीके हैं इसको करने का, बट न्यूटन्स लॉ से हम लोग कैसे करेंगे?
छोड़ दिए इसको और ये आने लगा नीचे। लेट अस लुक एट द सिस्टम। द सिस्टम वाज इनिशियली एट रेस्ट, पकड़ के रखे थे, अब छोड़ दिए, अब आने लगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आया। व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स? आंसर निकालने के लिए हड़बड़ाओ मत, बहुत सारे कंसेप्ट मिस कर जाओगे फैमिली। ये ब्लॉक अभी नीचे आने लगा है, फिसल रहा है, और ये जो सिस्टम है इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं पहले बताओ? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन तो है। अच्छा, इनके बीच में जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है क्या? वो तो इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन है और इसका वेट वेट इज एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स भी है। क्या नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों बराबर होंगे? नहीं, ये तो नीचे आ रहा है। मास इज कमिंग डाउन, पार्ट ऑफ मास इज कमिंग डाउन। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन 5 mg से ज्यादा है कि कम है? 5 mg से कम है। 4 mg से ज्यादा है कि कम है? ये तो मूव नहीं कर रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। 4 mg से ज्यादा, 5 mg से कम। समझ में आ रहा? कुछ भी पूछ सकते हैं पूछने के लिए। The normal reaction on ground has to be more than 4 mg and less than 5 mg, क्योंकि ये ऐसा मूव कर रहा है, हम समझ गए। ऐसा मूव करेगा तो ऐसा सीडो फोर्स आएगा, है कि नहीं? ऐसा सीडो फोर्स आएगा तो दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द वेट। लेकिन ये ऐसा मूव कर रहा है नीचे, इसके ऊपर सीडो फोर्स ऐसे आएगा, उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी रहेगा जो कि वेट को कम कर देगा। आर यू गेटिंग? अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, तो इसका मतलब इसके चलते जो नॉर्मल रिएक्शन mg आना चाहिए वो नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं इसको कुछ यहाँ पे ऐसे रख के किसी एक थ्रेड से इसको इससे बांध देता तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होता? 5 mg। समझ में आ रहा है? लेकिन आई एम अलाउइंग दिस टू मूव, तो इसका अपना वेट mg फील नहीं होगा, mg से कम फील होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी लेस देन 5 mg, मोर देन 4 mg। बात समझ में आया? ये तो सब दूसरी बात हो गया। हम लोग बात कर रहे थे न्यूटन्स लॉ का। हमें पता ये करना है कि ये कितना दूर जाएगा, हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक एज इट रीचेस डाउन। हाँ, तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस है, ये पता चल गया। एंड दे आर नॉट बैलेंस्ड अगेन, क्योंकि टोटल वेट है 5 mg, नॉर्मल रिएक्शन इज लेस देन 5 mg। नेट फोर्स इज नॉट जीरो, नेट फोर्स इज वर्टिकल, क्योंकि 5 mg नीचे की तरफ और n जो कि लेस देन 5 mg है ऊपर की तरफ। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज वर्टिकल एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सेंट्रल मास तो मूव करेगा किधर को? डाउनवर्ड। बट इज देयर एनी फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंट्रल मास विल नॉट मूव हॉरिजॉन्टली। सेंट्रल मास जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। किस डायरेक्शन में फोर्स आया? डाउनवर्ड। कैसे पता चला? क्योंकि 5 mg है वेट, नॉर्मल रिएक्शन इज लेस देन 5 mg, सो सेंटर ऑफ मास विल कम डाउन। बट central mass will not be displaced in the horizontal direction because there is no external horizontal force on the system. अब कोई ऐसा नॉर्मल रिएक्शन तो है, उसका होरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अरे वो तो इंटरनल फोर्स है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? एज नो एक्सटर्नल horizontal force acts on system, the center of mass is not displaced in horizontal direction. क्या मेरी बात सबको हजम हुआ? We are going into deep concepts. IIT वाले तो देते हैं, तो क्वेश्चन दमदार देंगे कि नहीं देंगे? बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा तो ऐसे क्वेश्चन को मैं स्किप कर जाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तुम लोग सीखो। तुम लोग नहीं सीखोगे तो कौन सीखे? ठीक है? बाकी 11 12 को नहीं करवाता हूँ ये सब, तो जो इन क्लास 11 में। क्या बात समझ में आया? इसमें तो चैप्टर में ढेर सारे क्वेश्चन है, मैं उनको नहीं करवाता हूँ, तुम लोगों को सिर्फ करवाता हूँ बिकॉज यू पीपल आर एबल टू फॉलो। अच्छा, मैं अब ये केस को थोड़ा कॉपी करके दूसरे पेज में लेता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ इज द थिंग। अब क्या हुआ? ये फिसलेगा, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये फिसलेगा तो थोड़ा इसको ले आते नीचे यहाँ, मतलब जब तक ये बार नीचे पहुंचेगा, कौन? ये ब्लॉक नीचे पहुंचेगा, तब तक
ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट थोड़ा इधर को फिसल गया होगा, है कि नहीं। और पॉइंट ए तो यहाँ पे था ही था, ये पॉइंट ए था वो यहाँ पे था, डंडा छोड़ गया अपना, चल ठीक है। और ये जब तक आएगा कि यहाँ पे पहुंचेगा। आर यू गेटिंग, समझ में आया। तो आप कहोगे कि जो वेज फिसल गया है कितना x1, अगर वेज फिसल गया है बाई ये डिस्टेंस x, तो ये ब्लॉक कितना गया है, ब्लॉक तो यहाँ पे था, the block was somewhere here, यानी ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितना, ये कितना होगा 6 माइनस सेंटर ऑफ मास हैज टू रिमेन, इट शुड नॉट हैव एनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकली नीचे आएगा, मतलब m1 into x1 must be equal to m2 into, are you getting, तो आप कहोगे m into 6 minus x must be equal to 4m into x, m1 x1 must be equal to m2 x2, फॉर्मूला बताए थे। सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हाँ वर्टिकली आ रहा है क्योंकि यहाँ पर था सेंटर ऑफ मास इस वेज का कुछ यहाँ पे था, नीचे आ गया तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, नहीं तो क्या बात समझ में आया, हाँ। तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एज सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली, आप कहोगे m1 L1 इज इक्वल टू m2 L2, m1 हो गया 4m इंटू x इज इक्वल टू m इंटू इट इज इक्वल टू m इंटू 6 माइनस x, यहाँ से x का वैल्यू पता चल जाएगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक वो भी पता चल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना, हाँ मैं डर जाता हूँ कभी कभी बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा और रिजेक्ट कर देंगे, अंदर से रिजेक्ट कर दी तो बाहर कितना भी लिखो क्या फर्क पड़ता है, डोंट रिजेक्ट, तुम्हारे पास फुल टाइम है, ढेर सारे समय है चीज़ों को सीखने की समझने की। तो इनर्शिया बेस्ड हम लोग अभी देखें, हुआ जो भी हुआ, तरीका समझ में आ गया कैसे हो रहा है, हाँ चलिए। तो वी हैव सीन व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बड़े डिटेल्स में देखे हम लोग सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट के साथ, और अभी देखेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में हम लोग क्या देखें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही तो देखें। लेकिन क्या कहता है स्टेटमेंट, लेट अस, स्टेटमेंट क्या कहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a body or system of masses in motion, the center of mass keeps moving with constant velocity। बुक का लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन सब कुछ बोलते हैं, मैं वो सब नहीं बोल रहा। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया कोई सिस्टम ऑफ मासेस के ऊपर। तो समझ में आया, कहने का मतलब है कि सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक बॉल है और यहाँ पे कोई एक सिमिलर दूसरा बॉल है, सिमिलर हो ना हो ये एक दूसरा बॉल है, एंड सपोज क्या हुआ कि ये दोनों ऐसे जा रहे थे, ये कुछ वेलोसिटी में जा रहा था, ये कुछ वेलोसिटी में जा रहा था, ठीक है। मान लो कि ये 4 kg का मास है, ये 2 kg का मास है, ये 3 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था, ये 6 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास इधर भाग रहा था, ये था सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी।
कुछ वेलोसिटी v में जा रहा था, निकालना आपको आता है। m1v1 प्लस m2v2 बाई m1 प्लस m2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, वाई माइनस बिकॉज इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, नहीं तो 24 माइनस 6 हो गया 18 बाई 6, 3 मीटर पर सेकंड, मतलब ये 3 मीटर पर सेकंड में इधर जा रहा था। चलो v में जा रहा था, कैसे जा रहा था, इट वॉज गोइंग अलोंग दिस लाइन, ऐसे जा रहा। अब हुआ क्या, हुआ यूं कि दोनों ये इधर आएगा तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे दोनों टकराएंगे, टकराने के बाद ये कुछ इधर भाग जाएगा और ये कुछ इधर भाग जाएगा। सो आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू सी कि मोशन जो हुआ उसमें क्या हुआ, अब ये टकराव होने की बात करें, जब टकराव हो गया उसके बाद ये जो मास है ये मास अब और इधर नहीं जा रहा है, ये कुछ इधर जाने लगेगा, कुछ एक दूसरा वेलोसिटी में, वेलोसिटी भी वही नहीं रहेगा। और ये जो इसको टकराया, टकराने के बाद ये कुछ यहाँ पे आएगा और टकराने, ये से टकरा गया तो ये ऑब्वियसली ये भी कुछ इधर भागेगा, किसी एक डायरेक्शन में भागेगा। बट आफ्टर दैट आल्सो यू विल सी दिस सेंटर ऑफ मास इज स्टिल मूविंग, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, लेकिन आपको मिलेगा कि सेंटर ऑफ मास उतने ही वेलोसिटी में इधर जा रहा है। The direction of center of mass is not changing, nor the magnitude of speed. The velocity is remaining constant. मतलब आपस में टकराव हुआ, during this collision, no external force comes into play. The force between them, the force of interaction between them was internal force. जब तक कोई external force नहीं आएगा, center of mass will keep on moving with a constant velocity. ये हो गया inertia of motion. वो स्कूल में पढ़ा दिए होंगे, वो बस चलता है रुक जाता है तुम आगे की तरफ गिर जाते हो, वो सब तो तुम लोगों को समझ में आता है कि नहीं? क्या बात समझ में आया? जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आई कैन टेल यू इन अ बेटर वे, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। सपोज मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे कोई एक डंडा ऐसे रखा है, लाइंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर, ये वर्टिकली नहीं है, हॉरिजॉन्टली पड़ा है, फ्लोर पे कोई डंडा ऐसे पड़ा है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको एक किक मार दिया, जैसे किक मार दिया डंडा तो मूव करेगा ही करेगा, कैसे मूव करेगा? डू यू थिंक इट विल गो लाइक दिस? नो, इसे घूमते घूमते जाएगा। लॉ क्या कहता है? एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, एक बार हम धक्का दिए, एक्सटर्नल फोर्स दे दिए, चलने लगा, उसके बाद और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिए। कैसे नहीं दिए? ग्राउंड के ऊपर जब जा रहा है, वेट तो है नहीं, नॉर्मल डायरेक्शन भी है, नेट फोर्स 0 है, तो इसको कैसे चलना चाहिए? कांस्टेंट वेलोसिटी में। लेकिन आप लोग क्या देख रहे हो, क्या ये ऐसे जाएगा? नहीं, ये तो ऐसे घूमते घूमते जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगेन देयर इज ए कंफ्यूजन। एक बार धक्का देने के बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं, सेंटर ऑफ मास द बॉडी शुड मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसे लिखा है, लेकिन हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ मास का। तो क्या देखोगे, जैसे आप इसको धक्का दे दिए, जैसे आप इसको धक्का दे दिए, आप देखोगे ये डंडा विल अपीयर टू मूव रोटेटिंग अबाउट द सेंट्रल पॉइंट, बट सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग। जब आप धक्का दे दिए, शुरू में ये ऐसा चलना शुरू करेगा, थोड़ी समय के बाद ये डंडा कुछ यहाँ पे होगा, कहाँ पे? यहाँ पे होगा, ऐसे घूम गया होगा, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे ही रहेगा। और थोड़ी देर के बाद देखोगे तो ये डंडा कुछ ऐसा होगा, हो सकता है कि ऐसा होगा, फिर थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि डंडा कुछ ऐसा होगा, ये डंडा जो है इट इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग एंड गोइंग फॉरवर्ड। क्या बात समझ में आ रहा है? बट द सेंटर ऑफ मास इट इज ऑलवेज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बात समझ में आ रहा है? डंडा घूमते हुए जाएगा, बट द सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बात समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर एक्सटर्नल फोर्स आया तो फिर क्या होगा, वो भी देखेंगे हम लोग। क्या ये चीजें समझ में आया? Once you kick it here, give it a kick here, this appears to move, rotating, but how Newton's law of inertia of motion is verified, justified? You say the center of mass keeps moving with constant velocity. ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जाने लगेगा, इसका वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ में?
इज इट अंडरस्टूड? अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज बता देते हैं। आखिरी पॉइंट है, क्यों मिस करेंगे, थोड़ी सी के लिए कुछ बच जाएगा। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा था और उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विद सेम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा। लेकिन मान लो कोई बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में था, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस उसके ऊपर ऑलरेडी है, हम एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिए, तो फिर सेंटर ऑफ मास उसी रास्ते में जाएगा, एग्जीक्यूटिंग सेम मोशन इन द सेम ट्रेजेक्टरी। पहले लिख लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा। इफ ए बॉडी is in motion under some external forces, then as long as no additional external force acts, the center of mass of the body executes same motion following same trajectory. सेम मोशन फॉलोइंग द सेम ट्रेजेक्टरी। समझाता हूं, आप लोग लिख लीजिए। पहले कोई बॉडी मोशन में है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, अब पहले सोचो कि मोशन में क्यों है, या तो हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी में मोशन में, या फिर कोई पुश कर रहा था तभी मोशन में होगा। जब पुश कर रहा था, जो मोशन था उसका एक्सीलरेशन था, उसके बारे में आपकी बुक में नहीं मिला कुछ। कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा था, सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वो ऑलरेडी एक्सीलरेटेड मोशन में है तो फिर तो आपको होगा कि हाँ, ये सेम मोशन को एग्जीक्यूट करेगा और सेम पाथ को, ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ, जिस रास्ते में जा रहा है उस पाथ को फॉलो करेगा। आर यू गेटिंग? ठीक है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे यहां से कोई एक बम को हम प्रोजेक्ट किए, ये गया, it is supposed to go like this and fall somewhere here, समझ में? लेकिन हुआ क्या, जब वो यहां पे था तो क्या हो गया, ये एक्सप्लोड कर गया। सपोज हम कहेंगे एक फ्रैगमेंट इधर गया, दूसरा फ्रैगमेंट इधर गया, तीसरा फ्रैगमेंट इधर गया, तो you will see these parts will all move in different directions and they will fall somewhere here, अलग अलग जगह पे गिरेंगे। बट इफ ऑल द पार्ट्स फॉल ऑन ग्राउंड साइमल्टेनियसली, सारे टुकड़े एक साथ जमीन पे गिरते हैं तो क्या होगा, तो ये तीनों हवा में उड़ते रहेंगे। क्यों ऐसे जा रहा था? बिकॉज देयर वाज ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देयर वाज ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी। थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये ऐसे जाके इधर गिरने वाला था, क्या हुआ इसमें, हुआ क्या, ये एक्सप्लोजन हो गया, एक टुकड़ा इधर गिरा, एक टुकड़ा ऊपर गया, ऐसे आया, एक टुकड़ा इधर गया, इधर फेंका गया। ये बम जो जा रहा था कैसे जा रहा था, क्या वाज इट इन मोशन? यस। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स था? हाँ, mg था। इसीलिए अगर एक्सप्लोजन नहीं होता इसी रास्ते को फॉलो करके यहाँ पे गिरता। लेकिन जब एक्सप्लोजन हुआ, इंटरनल फोर्स आया, एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं। अब भी अगर ये सारे टुकड़े इधर उड़ते जाएंगे, एक टुकड़ा जब आके यहाँ पे पहुंचा, दूसरा यहाँ पे पहुंचा, तीसरा यहाँ पे पहुंचा, तो आपको मिलेगा कि उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ही है और इधर से जा रहा है। इट इज फॉलोइंग द सेम ट्रेजेक्टरी। अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो बम यहाँ पर आते आते उसका जो स्पीड होता, जो वेलोसिटी होता, अब भी सेंटर ऑफ मास का वही वेलोसिटी है। और अगर ये तीनों टुकड़े जमीन पे एक साथ गिरते हैं तो सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, सेंटर ऑफ मास will follow the same path and follow the same projected range। एक साथ गिरते हैं क्यों बोला मैं? अगर एक साथ नहीं गिरता, मान लो ये दोनों पहले गिर गए,
ये बाद में गिरा, तो जैसे दोनों पहले गिर गए उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आया, आ गया ना एक्सटर्नल फोर्स। अब सेंट्रल मास इस रास्ते को छोड़ेगा, दूसरे रास्ते में जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आ गया नीचे गिरने के कारण। एक साथ गिरेंगे तो ही ओनली सेंटर ऑफ मास विल बी फॉल एट द प्रोजेक्टेड रेंज। समझ में आ रहा है? सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माइन्यूटली वर्ड्स को कैच करो। इफ दे आर फॉलिंग साइमल्टेनियसली ऑन ग्राउंड, देयर आर द सेंटर ऑफ मास विल फॉल हियर। इफ दे विल फॉल ऑन ग्राउंड, लेकिन पहले ये गिर गया, फिर ये गिर गया, फिर ये गिर गया, तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे नहीं गिरेगा, क्योंकि गिरने के कारण उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ गया। क्या बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर ये लॉजिक आपको समझ में आया, क्या लॉजिक समझ में आया, तो क्या लिखेंगे? इफ ऑल पार्ट्स फॉल ऑन ग्राउंड साइमल्टेनियसली, then center of mass falls at the projected range. क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलना, मैं पूछूंगा। अगर एक पार्ट पहले गिर गया, कोई एक पार्ट, ये वाला पार्ट पहले गिर गया, बाकी दोनों अभी हवा में है, फिर थोड़ी देर बाद गिरेंगे, फिर सब गिरे पहले, लेकिन ये गिर गया था। अब सेंटर मास यहाँ पे गिरेगा जहां था। फील करो इसको कि सेंटर मास यहाँ पे गिरेगा कि उसके राइट में गिरेगा कि उसके लेफ्ट में गिरेगा। राइट में गिरेगा, क्योंकि एक फोर्स आ गया, ऐसे सेंटर मास आ रहा था, सोचो सेंटर मास आ रहा था, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ गया, एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो थोड़ी ऐसे आएगा, तो ऐसे जाए। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? They will fall somewhere to the right. Are you able to imagine? Suppose हम कहेंगे ये क्या हुआ कि ये जो बॉल है ये आ रहा था और रास्ते में यहाँ पर एक वाल था, Here was a wall. ठीक है, अब यहाँ पर एक वाल था तो ये बॉल क्या किया? टकराया, टकराने के बाद ये ऐसे गिरा। Now what do you think? सेंटर मास कहाँ गिरेगा? To the right of this point or to the left of this point or this point? क्यों? क्योंकि जैसे टकराया उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स आया, वो इधर को ढकेल देगा। Are you getting? चीजें समझ में आ रहा है? अभी वो कौन है बूढ़ा? लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है इस्राइल, देख रहे हो ना कितना माइन्यूटली कर रहा है, देख रहे हो? हाँ, 60 फीट डेप्थ में था बंकर, उसका तोड़ा, उसको एक मिसाइल पहले दिया और गड्ढा बना दिया, दूसरा मिसाइल उसके पीछे 2200 kg का बारूद डाल दिया उसके अंदर। तो बारूद डालने से आदमी 3 कारण से मर सकता है। सीधे आगे लगेगा तो मर जाएगा, दूसरा हुआ डर के हार्ट अटैक कर जाएगा, लेकिन दोनों से नहीं मरा। वो कैसे मरा मालूम है? नहीं, वो डाला और डालने के बाद धुआं जो इतना निकला, और तो बंकर में छुपे हुए थे सब, बंकर के अंदर धुआं भर गया, निकलेंगे कहाँ से? धुआं में मर गए, आग से नहीं। समझ में? हाँ, तो बात अलग है। बस इतना माइन्यूटली स्ट्राइक करने के लिए कहाँ सेंटर ऑफ मास गिरेगा? सेंटर ऑफ मास जहाँ गिरेगा वहाँ पर हेवियर पार्ट गिरेगा। सपोज आपका ये 500 kg का है, 2 टुकड़ा, 2 kg 5 kg इधर गिरा, बाकी 450 kg कहाँ गिरेगा? जहाँ पर सेंटर मास गिरना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब वो एक्सप्लोड करता है तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स इधर उधर छोड़ते रहता है मिसाइल्स, तो हेवियर पार्ट कहाँ गिरेगा? जहाँ पर सेंटर मास, क्योंकि सेंटर मास इज क्लोज टू द हेवियर पार्ट, तो हेवियर पार्ट वहाँ पे गिरेगा। इतना वो लोग लगाते हैं आइडिया। ठीक है, क्या चीजें समझ में आया? सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बताओ। ए बम ऑफ मास 10 kg was projected from ground for a horizontal range of 50 meters. It explodes at highest point ठीक है। A 4 kg part momentarily comes to rest
and then falls. Find total range of rest 6 kg part. पहले क्वेश्चन समझ लो। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा क्लू है। क्लू ये है कि अगर ये कोई हाइट से कोई चीज को गिरा देते हैं तो नीचे गिरने के लिए कुछ समय लगता है। अगर ये हाइट h है, कितना टाइम लगता है गिरने के लिए? रूट ओवर ऑफ, भूल गया, चलो किसी गंदे टीचर के पास फिजिक्स पढ़ रहे हो लग रहा है। टी इक्वल रूट ओवर ऑफ 2h/g। अगर इसको ऐसे गिराने की बजाय मैं क्या करता, इसको ऐसे फेंक देता यू स्पीड में, तो ऐसे तो नहीं गिरता, वो यहाँ गिरता। कितना समय लगता? सेम टाइम, क्योंकि इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे आया है, नीचे आया ना, तो हमको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 था, क्योंकि ये सब वेलोसिटी है तो इसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? 0। एक्सीलरेशन g था, आना है उतने ही दूर, समय उतने ही लगेगा, आपको ध्यान रखना है। इस केस में भी टाइम होगा सेम। इस केस में टाइम t1 हुआ तो इस केस में भी टाइम t2 हुआ, तो t1 t2 दोनों बराबर होंगे। ये जितने समय में गिरेगा ये उतने समय में ही गिरेगा। क्या बात समझ में आया? ये क्लू है। तो क्लू क्या हो गया? क्लू हुआ बोथ पार्ट्स फॉल ऑन ग्राउंड एट सेम टाइम। दोनों पार्ट जमीन पे एक समय पे गिरेंगे। ये क्लू में दिया गया है क्योंकि तुम लोगों को पहले से मालूम नहीं था। अब आपको निकालना है कि क्या होगा रेंज ऑफ 6 kg पार्ट। लेट मी ड्रॉ द फिगर। यहाँ से कोई चीज को फेंके, हाईएस्ट पॉइंट में एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद ये गिरना था कुछ यहाँ पे 50 मीटर दूरी पे, ये 50 मीटर पे दूर पे गिरने वाला था, तो हुआ क्या, ये यहाँ से रुक गया मोमेंटली, तो सीधे गिरेगा नीचे। जो रुक गया मोमेंटली क्या होगा? गिरेगा नीचे। तो दूसरा पार्ट क्या यहाँ पे गिरेगा कि उससे आगे गिरेगा? आगे गिरेगा। तो यू विल सी द अदर पार्ट इज नाउ फॉलिंग समवेयर हियर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है 50 मीटर। ये कौन सा है? 4 kg पार्ट है, हाईएस्ट पॉइंट से गिरा है, तो क्या आप ये डिस्टेंस बता सकते हो? ऑब्वियसली 25 मीटर है। पूछा है क्या रेंज ऑफ थर्ड पार्ट, ये L पूछा गया है। L क्या है बताओ? क्वेश्चन समझ में आया क्या? L क्या है बताओ? ऐसे करके पूछा, क्वेश्चन समझ में आया ना। बोथ द पार्ट्स विल फॉल ऑन ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ये होगा कौन सा मास? 6 kg का। ये हो गया 6 kg का मास, ये हो गया 4 kg का मास। ये था पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां से फेंका गया था। तो सेंटर मास कहां गिरेगा? दोनों पार्ट एक साथ गिरे तो सेंटर मास यहीं गिरेगा। मतलब यहां से सेंटर मास का डिस्टेंस क्या होगा? 50 मीटर। लेकिन निकाले तो इट इज 4 × 25 प्लस 6 × L बाई 4 + 6 = 50। बात समझ में आया क्या? m1 x1 + m2 x2 m1 + m2 = 50। समझ में आ रहा है? yes, तो क्या कहेंगे हम? कहेंगे हमें L पता करना था, तो कैसे लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास फॉल्स एट ए डिस्टेंस 50 मीटर। सो आपको होगी 25 और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 50 मीटर। यहाँ से मतलब 4 × 25 प्लस 6 × L मालूम नहीं है कितना है, बाय 4 + 6 = 50। क्या यहाँ से हम L पता कर सकते हैं? 100 गया तो ये भाई ये हो गया 500, 100 गया तो 400, L is 400/6, 200/3 is 66.67 meters। क्या बात समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा सा ही पढ़ना था, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, इसलिए बताते हैं। ठीक है, आया समझ में? हाँ।
लेकिन इसका क्लू पॉइंट्स को पकड़ना, सबको एक साथ गिरना है, आगे पीछे गिरेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके। तो इसके बाद हमें स्टार्ट करना है न्यूटन सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ समझ में आया, पता चल गया बुक से हम लोग कितना अलग है कि नहीं? कितने टाइम है हमारे पास अभी? बहुत ज्यादा समय तो है नहीं। 11 बजे तक पढ़ेंगे क्या हम लोग? CLASH की CLASS? कहाँ है? कितने बजे क्लास? तो CLASH हो गया, क्लास हो गया। कितने बजे है? 10 बजे से चल रहा है। 10:50 से। अच्छा ठीक है, तो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, सोचना और बताना। यहाँ पर ये कोई एक थ्रेड है और यहाँ पर कोई एक ब्लॉक लगा है, आया समझ में? सोचना। वैसे ही थ्रेड, वो जैसा थ्रेड है वही थ्रेड यहाँ पे भी लगा है, समझ में आया? अब ये थ्रेड को पकड़ के हम खींचेंगे, तब तक खींचेंगे जब तक ये टूट नहीं जाता है, ठीक है? मान लो कि ये कुछ 2-3 kg का ब्लॉक है, ऑब्वियसली इसमें टेंशन है, इसमें तो टेंशन नहीं है, थ्रेड मासलेस है। अगर ये थ्रेड को पकड़ के खींचेंगे हम ऐसे करके, झटका लगा के खींचेंगे, टूटेगा, और धीरे धीरे फोर्स बढ़ाएंगे तब भी टूटेगा, दोनों केस में टूटेगा। झटका लगा के खींचेंगे तो कहां से टूटेगा? थ्रेड ए विल ब्रेक और थ्रेड बी, और धीरे 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 खींचेंगे, फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो कहां से टूटेगा? ए और बी। कि दोनों सेम होंगे कि अलग होंगे? क्वेश्चन समझ में आया? अभी इसको ऐसे झटका लगाएंगे तो ए से टूटेगा कि बी से टूटेगा, और दूसरे केस में इसको पकड़ के धीरे 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 हम फोर्स बढ़ाने लगे, 1 kg 2 kg 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन, धीरे 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 बढ़ाएंगे तो कहां से टूटेगा? ए से कि बी से? क्वेश्चन समझ में आया? सो फॉर झटका फोर्स, if an impulsive force is applied at P, the thread will break from A or B, and if the force is gradually increased, where it will break? ये हुआ एक। दूसरा हुआ, सपोज मैं एक स्क्रू ड्राइवर में, ये एक स्क्रू ड्राइवर है, ये एक स्क्रू ड्राइवर, आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो विथ ड्यू परमिशन ऑफ योर मम्मी। टेकिंग है आलू, ठीक है, ये नहीं होगा, मम्मी एक आलू भी स्पेयर नहीं करती है, बेटा को आलू 200 का होता। सपोज मैं एक पोटैटो को यहाँ पे लगाया, समझ में आया? लोग जानते हो उसके बारे में? अगर इसको ऊपर से ऐसे मारेंगे तो क्या होगा? पोटैटो किधर जाएगा? उधर टूट गया। लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग है। आप अगर इसको ऐसे किसी टेबल की वजह से, मान लो मेरे हाथ में स्क्रू ड्राइवर है, मैं किसी एक रिजिड सपोर्ट के ऊपर रख दिया, दिस इज ए रिजिड सपोर्ट, टेबल है, टेबल के ऊपर रख दिया, अब मारोगे ऊपर से तो क्या होगा? आलू ऊपर जाएगा? करके देखना। तेरे को तो स्क्रू ड्राइवर के नीचे बैठाएंगे, ऐसे मारेंगे तू ही ऊपर जाएगा, टेबल ऊपर जाएगा। कई बार बच्चे जो है क्या क्या सोचते हैं। यस्टरडे ओनली आई वाज टेकिंग ए क्लास, कोई एक स्टूडेंट था, उसको एकदम पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था, शायद कुछ दूसरा होगा, कोई बुलाया होगा, खाते पीते घूमते कुछ, उसको ये सब चीजें आ रहा था। वो क्या की, मैं ऐसे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 2 to 4, ठीक है, वो भी लिखिए ऐसे ही, मेरे को देख देख के लिखिए। नेक्स्ट स्टेप में जब गई हो, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन लिखा है,
लेकिन लिखते लिखते क्या किया, इन दोनों को थोड़ा ऐसे ऐसे दूर दूर कर दिया, ठीक है, ये है, इसको ऐसे ऐसे दूर दूर कर दिया। उसका नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को पास पास ले आया, उसका नेक्स्ट स्टेप में एक लाइन खींचा है, उसका नेक्स्ट स्टेप में 2 बना दिया। अरे क्या है, इनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करेंगे? कल ही की बात बोलो, मतलब उनको पढ़ने में जबरदस्ती है, बिकॉज हम फीस दे चुके सनम, एक मूवी आया था ना, हम फीस दे चुके सनम, फीस दे दिया तो क्या करेंगे, पापा तो दे दिए, फीस अभी तो आना ही पड़ेगा इसलिए आ रहे हैं। उनको बार बार बोलता हूँ अरे तुम्हारा फीस रिफंड हो गई, यू कैन टेक इट बैक एंड गो। नहीं, कौन सा क्लास बताएंगे तो उनको पता भी चल जाएगा, शायद वीडियो देखते होंगे। ठीक है, तो क्या है कि क्लास में अगर अटेंटिव नहीं होगा। अच्छा, आलू वाला क्या समझ में आया? ऐसे नॉर्मली पकड़ के आलू यहाँ पे लगा, ऐसे ऐसे मारोगे तो क्या होगा, एक आलू ऊपर आएगा, बट इट विल कम क्लोज टू योर हैंड, आलू ऊपर नहीं जा रहा, आलू अपनी जगह रहेगा, ये धीरे धीरे घुस जाएगा। दूसरा केस है, इसको अगर किसी एक रिजिड सपोर्ट के ऊपर रख दिया, टेबल के ऊपर हाथ को रख दिया, फिर इसको मारा तो देखो टेबल के एज के बाहर, इफ यू कीप इट बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल और इसको मार के देखो, देखो आलू गिर जाएगा। कोई छोटा सा पत्थर से किसी विंडो ग्लास को मार दोगे, पूरा ग्लास टूट जाता है। बुलेट फायर करके देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पॉइंट। द फोर्स एक्टिंग फॉर हाउ मच टाइम, फोर्स और टाइम का रिलेशन जो कि हम लोग सेकेंड लॉ में पढ़ने वाले हैं। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, हाउ फास्ट द मोमेंटम इज टेकिंग प्लेस, चेंज इन मोमेंटम इज टेकिंग प्लेस, उसके बारे में बात कर रहा हूं। क्या बात समझ में आ रहा है? किसी चीज को आप कभी देखे हो, कोई कांटी ठोकना है दीवार पे, हथौड़े से रख के इसको प्रेस करते हैं क्या? नहीं, मारते हैं इसको, क्योंकि उस फोर्स से घुसेगा, चाहे कितना भी ताकत लगा के पुश करो तो नहीं घुसेगा। चीजों का अलग अलग इफेक्ट होता है। Have you ever seen कोई एक कांटे को इसे दीवार पे रखा है, 2 आदमी मिलकर ढकेल रहे हैं, घुसेगा? कभी देखे हो? हथौड़े से मारते हैं, चाहे छोटा सा हथौड़ा, ठुक 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 मारते जाओगे, वो घुसते जाएगा अंदर। सो फोर्स अप्लाइड फॉर ए स्मॉल टाइम एंड फोर्स अप्लाइड फॉर ए लॉन्गर टाइम आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट इम्पैक्ट्स। एक को कहते हैं इम्पल्स, दूसरे को कहते हैं फोर्स। तो सबके बारे में हमें पढ़ना है न्यूटन सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तो। सेकेंड लॉ क्या कहता है? अगर एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो। हम लोग एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो कुछ केसेस देख लिए, लेकिन वहां पर वो कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आया तो क्या होगा? द बॉडी विल मूव तो करेगा, बोलो टेक्निकली बोलो, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेट करेगा। क्या होगा? व्हेनेवर एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, द बॉडी अंडरगोज नो, ये गलत फहमी। कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स आएगा तो उसका एक्सीलरेशन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एक चीज तो पक्का होगा, दैट इज व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। समझ में आ रहा है? रिकॉर्डिंग किसी, मान लो गद्दा रस्सी का रखा हुआ है, हिप ऑफ रोप, उसका एक एंड को पकड़ के खींचते हुए आप कांस्टेंट वेलोसिटी में भागोगे। रस्सी को पकड़ के भाग रहे हो तो रस्सी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आर यू नॉट अप्लाइंग ए फोर्स? यू आर अप्लाइंग ए फोर्स, स्टिल देन द रोप इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हो सकता है कि नहीं? सो कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स आएगा तो एक्सीलरेट करेगा, जरूरी नहीं है। तो फिर तो हम लोग पढ़ते हैं F = ma, हाँ वो सही है, वो भी सही है, लेकिन उसके लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाई है, वो सारा कंडीशंस को हम लोग देखें कौन सा कंडीशन में होगा, ये सब हमें देखना है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।